वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सभी का टू दिस प्यार भरी लर्न विद फन वाली रिवीजन ऑफ SQC1 एंड SA220। सर एक बात बताओ, सबसे पहले ये दोनों SQC1 और SA220 किसकी बात करते हैं? क्वालिटी की बात करते हैं। यानी आप जो भी अपनी इंगेजमेंट्स करोगे, अश्योरेंस इंगेजमेंट हो या नॉन अश्योरेंस इंगेजमेंट हो, एज अ फर्म तो आपने उसमें क्वालिटी रखनी है। सर फर्म लेवल पे कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? ये लगता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो कहता है आप जितनी भी इंगेजमेंट करो, सारी इंगेजमेंट चाहे अश्योरेंस हो या नॉन अश्योरेंस, इसमें आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है। बट सर हम तो ऑडिट पढ़ने आए हैं, ऑडिट के बारे में बताओ। तो ऑडिट के ऊपर लगता है SA220। क्या SA220 भी क्वालिटी की बात करता है? हाँ, ये बोलता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा क्वालिटी कंट्रोल को लेके, तो हम क्या कोट करेंगे? सर कोशिश करेंगे दोनों ही कोट कराएं, SQC1 भी कोट कर दे, SA220 भी कोट कर दे। ठीक है सर। फिर आता है सर क्वेश्चन एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सर ये एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हमको कैसे याद रखने हैं? ध्यान से समझना, एक लाइन लिख लो आप सब मेरे साथ। ठीक है सर। हम एथिकल लीडर एक्सेप्ट करते हैं। हम एथिकल लीडर एक्सेप्ट करते हैं जो ह्यूमन एंगेजमेंट को मॉनिटर करे। सर ये आपने क्या बनाया? मैंने कहा एक ही लाइन में मैंने सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। यानी जो हमारा SQC1 है वो कहता है आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, जिसमें आपकी फर्म में जो भी काम होंगे वो एज पर प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए। सर ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कौन कौन से एरियाज में होते हैं? इन सब एरियाज में होते हैं। तो जब मैंने बोला हम एथिकल लीडर एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एथिकल रिक्वायरमेंट्स। लीडर का क्या मतलब है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। एक्सेप्ट करते हैं मतलब पॉलिसीज रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड एंगेजमेंट। ठीक है सर। जो ह्यूमन एंगेजमेंट को मॉनिटर करे, ह्यूमन का मतलब था, हमने ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की थी। हाँ सर। इंगेजमेंट का क्या मतलब था? इंगेजमेंट परफॉर्मेंस। मॉनिटर का मतलब था मॉनिटरिंग। और यही सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। यस और नो? यस सर। अब सबसे पहला टॉपिक आता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। सबसे आसान, सबसे मजेदार। हमारे ऑडिट फर्म में जो ऑडिट एंगेजमेंट होगी उसमें लीडर कौन होता है? आर्टिकल इंटर्न? नहीं। एग्जीक्यूटिव? नहीं। एंगेजमेंट पार्टनर। जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो अपनी हरकतों से और अपने मैसेजेस से, हरकतों का क्या मतलब होता है? एक्शंस ऑफ द EP एंड द मैसेजेस। अपने एक्शंस और मैसेजेस से इंश्योर करेगा प्रॉपर क्वालिटी हो। सबसे पहले बोलेगा क्या? क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोलेगा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अब क्वालिटी से कंप्लाई कैसे करोगे? सर वो याद है, बाहर वाली अंदर वाली। हाँ, दो रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, बाहर वाली अंदर वाली। बाहर वाली रिक्वायरमेंट क्या थी? PRL रिक्वायरमेंट। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, PRL रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। एक और बार, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। बाहर वाली रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करने के लिए हमने फर्म के अंदर क्या बनाई? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। यानी हमें कंप्लाई करना है विद द फर्म की खुद की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। जब मैंने दोनों रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया तो ऑडिट रिपोर्ट कैसी बनेगी? बेकार या बहुत अच्छी? सर बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया। उसको कैसे बोलते हैं? ऑडिट रिपोर्ट विल बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। यानी आप सही ओपिनियन दोगे। अगर ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ है तो क्या लोगों के अंदर डर होना चाहिए या डर नहीं होना चाहिए? सर डर नहीं होना चाहिए। लोगों को मौका दो कि वो अपनी दिक्कतों को बता सके विदाउट एनी फियर ऑफ पनिशमेंट। पीपल शुड बी एबल टू रेज देयर कंसर्न्स विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्राइजल। एक और बार, पीपल शुड बी एबल टू रेज देयर कंसर्न्स विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्राइजल। एंड लास्ट में क्या बोलेगा? क्वालिटी इंपॉर्टेंट ही नहीं, जरूरी भी है। जो आपकी क्वालिटी है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं, जरूरी भी है। यानी क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द ऑडिट। क्लियर है पॉइंट्स? यस सर। लास्ट टाइम, एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शन से, अपने मैसेजेस से। चारों पॉइंट्स फटाफट बताओ। बाहर वाली अंदर वाली। जब दोनों रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट होगी। अगर नहीं है तो रेज योर कंसर्न्स विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्राइजल। एंड लास्ट में बोलेगा क्वालिटी इंपॉर्टेंट ही नहीं, जरूरी भी है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल। अच्छा, एंगेजमेंट पार्टनर की खासियत क्या थी?
सर एंगेजमेंट पार्टनर वो व्यक्ति है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अथॉरिटी भी है। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रख के चलनी है। पार्टनर और एनी अदर पर्सन इन द फर्म हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, प्लस उसके पास अथॉरिटी है। किसने दी? ICAI ने, यानी हमारी प्रोफेशनल लीगल रेगुलेटरी बॉडी। अब सर एथिकल रिक्वायरमेंट में हमने क्या पढ़ा था? एथिकल रिक्वायरमेंट है वो 5 तत्व, 5 क्वालिटीज जो हर एक प्रोफेशनल में होने चाहिए। हर एक प्रोफेशनल का क्या मतलब है? कोई भी प्रोफेशनल। सर कोई प्रोफेशनल क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है सर। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी की इज्जत करो, कॉन्फिडेंशियलिटी की इज्जत करो, यानी रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना है जब भी आपकी कोई प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप हो। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब था? योर डिसीजन इज योर डिसीजन। ऑडिट में डिसीजन मेकिंग पावर को क्या बोलते हैं? ऑडिट में डिसीजन मेकिंग पावर को क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल जजमेंट। यानी आपने क्या करना है? अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। डोंट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट। किसकी वजह से? 3 चीजों की वजह से। खुद की बीसी, किसी और की इन्फ्लुएंस। कम ऑन। खुद की बीसी, किसी और की इन्फ्लुएंस, यानी खुद की बायसनेस, खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ सम थर्ड पार्टी। अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ सम थर्ड पार्टी। वेरी गुड। अब सर ऑब्जेक्टिविटी भी हो गया। इंटीग्रिटी मतलब शुभम सर। इंटीग्रिटी मतलब शुभम सर। शुभम सर कैसे हैं? सर बड़े ही सच्चे आदमी हैं, सीधी सीधी बात करते हैं और ट्रू एंड फेयर है। तो मैंने कहा आपने याद रखना है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, ट्रूथफुलनेस एंड फेयर डीलिंग का साथ देना है। कभी किसी RCC के साथ एसोसिएट नहीं होना। सर RRC क्या था? रिपोर्ट, रिटर्न और कम्युनिकेशन, जहां क्या है? झूठी बातें लिखी हैं, या जो बातें लिखी होनी चाहिए वो नहीं लिखी है, यानी इट इज कंटेनिंग मटीरियली फॉल्स स्टेटमेंट्स और द स्टेटमेंट्स व्हिच हैव बीन प्रोवाइडेड रेकलेसली, बिना चेकिंग करे। एंड लास्ट पॉइंट था इट ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। क्लियर है? क्लियर है सर। अब जब आपका कोई हो गया, प्रोफेशनल पे आ जाओ। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में अच्छा व्यक्ति कौन है? जो सिर्फ सीखता है या अपने आप को अपडेटेड भी रखता है? सर अपडेटेड भी रखता है, यानी ही अटेन्स एंड मेंटेन। कम ऑन। सिर्फ अटेन करना काफी है या मेंटेन भी करेंगे? सर मेंटेन भी करेंगे। तो हम अटेन के साथ साथ मेंटेन करेंगे क्या? अपनी नॉलेज एंड स्किल। ड्यू केयर का क्या मतलब है? ड्यू केयर का मतलब है एक्ट डिलीजेंटली। डी फॉर ड्यू केयर, डी फॉर डिलीजेंटली। आपने अपना काम सावधानी से करना है, सतर्कता से करना है। एक्ट डिलीजेंटली एज पर द स्टैंडर्ड्स। जो भी आपके टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है उस हिसाब से आपने डिलीजेंटली काम करना है। अब जब ये सारी की सारी बातें हो गई, हाँ मोहन और सोहन का एग्जांपल लिया था, जो मेंटेन करता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है सर। अब लास्ट में आ जाता है प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या था? प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या था? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट घूस लेता हुआ पकड़ा गया। नाम नहीं बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट का, पर यह बोला गया चार्टर्ड अकाउंटेंट घूस लेता हुआ पकड़ा गया। यानी जब भी आप नॉन कंप्लायंस करोगे लॉज एंड रेगुलेशन की, प्रोफेशन की बदनामी होगी। यानी इट विल लीड टू व्हाट? डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी, प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना है। जो हमने क्वेश्चंस करे थे बैक क्वेश्चंस, उसमें कॉमनैलिटी क्या मिली थी? सर जब भी एक प्रोफेशनल इग्नोर करता है, जब भी एक प्रोफेशनल लेटर्स को इग्नोर करता है, तो इसमें प्रोफेशनल बिहेवियर आ जाता है। ठीक है सर। अब इंडिपेंडेंट रहना है। ये इंडिपेंडेंट सिर्फ माइंड से रहना है या दिखना भी इंडिपेंडेंट है? सर दोनों। आपको दोनों तरीके से इंडिपेंडेंट रहना है, सिर्फ माइंड से नहीं, अपीयरेंस में भी। माइंड का क्या मतलब है? इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, जहां पे आप अपने ओपिनियन को अफेक्ट नहीं होने दोगे किसी भी इन्फ्लुएंस से। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट योर माइंड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द ओपिनियन। योर माइंड विल नॉट बी योर स्टेट ऑफ माइंड जहां आपका ओपिनियन कभी अफेक्ट नहीं होगा किसी इन्फ्लुएंस से। एंड आप क्या रख पाओगे? अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कहीं ना कहीं आप एक्ट कर पाओगे एज पर अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर ये अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या था? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जब मैं बोलता हूं अपीयरेंस, यहां किससे फर्क पड़ता है कि थर्ड पार्टी को कैसा दिख रहा है। जैसा थर्ड पार्टी को दिख रहा है वैसा ही है, यानी अवॉइड एनी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ऐसी कोई भी चीज अवॉइड करके लगो चलो जिससे कहीं थर्ड पार्टी को लगे कि आपका अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आपका अयो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। गोवा ट्रिप का एग्जांपल दिया था, राइट? तो अगर एक ऑडिटर को गोवा की ट्रिप पे भेजा गया है
क्या मैं बोलूं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस मिसिंग है? हाँ सर, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस मिसिंग है। वेरी गुड, क्या प्यारे बच्चे हैं यार, मजा आ गया। तो अगर आप ये दोनों चीजें करोगे तो यू कैन एक्ट विद आईओ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। सर फिर हमने पढ़े थे थ्रेड्स, मैं सारे के सारे थ्रेड्स भूल गया, मैं सारे के सारे थ्रेड्स भूल गया। जल्दी से बताओ कौन सी ड्रिंक पीऊं? अब मैं कौन सी ड्रिंक के दो दो घूंट लगा लूं? पानी के तो मैं लगाऊंगा, कौन सी ड्रिंक के दो दो घूंट लगाऊं? बताना जरा। साफी, साफी पियो, ब्लड की इंप्योरिटीज हटाओ, ब्लड में जितने भी थ्रेड्स हैं उनको दूर भगाओ। सर साफी क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड, फेमिलियरिटी थ्रेड, इंटिमिडेशन थ्रेड। एक एक करके चलते, मजा आएगा। सबसे पहले आ जाओ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। कौन सा इंटरेस्ट है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सर ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट के एग्जांपल बताओ। बड़ा इजी है, पहला एग्जांपल तो सबसे पहले दिमाग में आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अब एक ऑडिटर को क्लाइंट में कैसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है? फीस से। ये कहता है आपके दो फीस वाले पॉइंट याद रखना, एक तो अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द फीस, जैसा हमने क्वेश्चन बैंक में देखा था 40% ऑफ द फीस वाज कमिंग फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? जैसा ओपिनियन दोगे वैसी फीस देंगे, उसको क्या कहते हैं? कंटिंजेंट फीस। तो आपने दो फीस वाले पॉइंट याद रखने, एक तो कंटिंजेंट फीस एंड दूसरा पॉइंट क्या था? अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द फीस। तो आपको कहीं ना कहीं डर है कहीं ये क्लाइंट चला ना जाए, फियर ऑफ लूजिंग द क्लाइंट। ठीक है सर, अब हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। और कैसे हम फाइनेंशियल रिलेशन रख सकते हैं? बिजनेस रिलेशन हो सकती है, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप हो सकती है। और लास्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था, मुझे क्लाइंट ने बोला कि मैं तेरे को ज्यादा सैलरी पे रख लूंगा, यानी देयर इज अ पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये भी आपका एक फाइनेंशियल फैक्टर हो सकता है। तो 5 फैक्टर एक बार फटाफट बताओ। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे आता है? फीस से, 2 पॉइंट फीस के आ गए। वेरी गुड। फिर हमारा बिजनेस रिलेशन और एम्प्लॉयमेंट, यही 5 पॉइंट बस आप ध्यान में रख के चलो। फिर हमने डिस्कस किया सर सेल्फ रिव्यू थ्रेड। इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन है, आप रिव्यू कर रहे हो किसको? अपनी ही चीजों को। जो आपने पुराने ऑडिट एंगेजमेंट करे, पुराने नॉन ऑडिट एंगेजमेंट करे, उन्हीं के कंक्लूजन्स को आप रिव्यू कर रहे हो। क्या ये सही है? मैंने कहा नहीं। इसका दूसरा लेग क्या था डेफिनेशन का? और आपका जो ऑडिट टीम मेंबर है वो पहले क्लाइंट का क्या रह चुका है? छोटा इंप्लॉय या बड़ा इंप्लॉय? सर बड़ा इंप्लॉय। वो क्लाइंट का रह चुका है सीनियर इंप्लॉय या डायरेक्टर। अगर इन दोनों में से कोई केस है कि आप अपने पुराने काम को रिव्यू कर रहे हो या आपका कोई टीम मेंबर क्लाइंट का बड़ा इंप्लॉय रह चुका है, डायरेक्टर या सीनियर इंप्लॉय, तो फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेड लगेगा। ठीक है सर। अब इसमें हमने नॉन ऑडिट सर्विसेज में वही सर्विसेज पढ़ी थी जो आप सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ते हो। ठीक है सर। इसके 2 एग्जांपल बताओ, जल्दी से बताओ 2 एग्जांपल। सर पहला एग्जांपल है कि आप एज अ ऑडिटर पहले कंपनी के बड़े इंप्लॉय रह चुके हो, यानी डायरेक्टर या सीनियर इंप्लॉय रह चुके हो। दूसरा एग्जांपल है एज अ ऑडिटर आपने ही सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट बनाया है? आपने एज अ ऑडिटर कंपनी का सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट बनाया है। सर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसका आप ऑडिट करते हो उसी को तो सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। हाँ सर, तो आप ही ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। यू एज अ ऑडिटर हैव प्रोवाइडेड द सर्विसेज विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। अब सर एडवोकेसी थ्रेड क्या था? आप क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हो, यू आर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट इस कदर। सर इस कदर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टू अ पॉइंट। यू आर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट टू अ पॉइंट कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, यानी अब आपका डिसीजन नहीं, क्लाइंट का डिसीजन लगता है। योर ऑब्जेक्टिविटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। So when you are promoting or perceived to promote the client's interest to a point that your objectivity is compromised, कौन सा थ्रेट है? एडवोकेसी थ्रेट। बस इसमें आपने 2 ही बातें ध्यान रखनी। प्रमोट मतलब प्रमोटर ऑफ द शेयर, डीलिंग इन द शेयर्स। एंड दूसरा पॉइंट इज एडवोकेसी यानी एडवोकेट। आप क्लाइंट के लिए एडवोकेट बन गए इन द लिटिगेशंस एंड डिस्प्यूट, यानी जो भी क्लाइंट के खिलाफ केसेस चल रहे हैं उसमें आपने एज ए एडवोकेट काम किया। ठीक है, ठीक है सर। फिर आता है सर फैमिलियरिटी थ्रेट। ये तो हमारा फेवरेट है, ये तो हमारा फेवरेट है सर। फैमिली मतलब रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो मुझे बताओ कौन कौन से रिश्ते बनते हैं जल्दी से चैट बॉक्स में। आज तो मार्केटिंग वाला क्वेश्चन किया था हमने प्रमोशन एडवोकेसी थ्रेट में। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। जल्दी से बताओ कौन कौन से रिश्ते बनते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रिश्ते। बताओ मुझे रिश्ते जानने, रिश्ते। केजीएफ, केजीएफ का क्या मतलब है सर? खून का रिश्ता। फिर जी का क्या मतलब है?
जल्दी से बताओ। जी का क्या मतलब है? गिफ्ट्स का रिश्ता। एफ का क्या मतलब है सर? फर्म का रिश्ता। वेरी गुड। खून का रिश्ता, फर्म का रिश्ता, गिफ्ट्स का रिश्ता, समय का रिश्ता। तो यही आपने रिश्ते ध्यान रखने हैं। एक तो आपका क्लोज रिलेटिव क्लाइंट में क्या है? डायरेक्टर है, सीनियर पोजीशन में है, ठीक है सर। फर्म का रिश्ता क्या था? जब आपका कोई सीनियर पार्टनर था, अब वो क्लाइंट का डायरेक्टर या ऑफिसर बन गया है, ठीक है सर। उसके बाद और कौन से रिश्ते थे? समय का रिश्ता, आपने क्लाइंट के साथ बहुत वक्त बिता लिया है तो अब आपका रिश्ता बन गया है। वेरी गुड। एंड लास्ट पॉइंट था सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल की बात नहीं करते, हॉस्पिटैलिटी की बात करते, यानी उसने हमको बहुत बढ़िया गोवा की ट्रिप स्पॉन्सर करा के दी, ठीक है सर। इंटिमिडेशन क्या था? आपको डराया जा रहा है। डराया जा रहा है को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेटर्ड। यू आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। अब सर इसके 3 एग्जांपल बताओ। 2 थ्रेट्स, 1 प्रेशर। 2 थ्रेट्स, 1 प्रेशर। सर थ्रेट किसका? तुमको निकाल दूंगा, तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। कम ऑन, तुमको निकाल दूंगा, तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। बोलो ना मेरे साथ, तुमको निकाल दूंगा, तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। प्रेशर किस चीज का? फीस कम करो, काम कम करो, फीस कम करो, काम कम करो। बस आपने यही 3 चीजें ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। अब सर इसके सेफगार्ड जो है, क्या हमको यहां पे सेफगार्ड बताए हैं या उसकी गाइडेंस दी है? सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस दी है। तो गाइडेंस क्या कहती है? जस्ट गो विद द फ्लो। पहले तो आप भूमिका बनाओ। सर भूमिका यानी हमको कहीं ना कहीं एक इंट्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ ऑडिट के लिए ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है। ही शुड बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बनने के लिए क्या लगेगी? ताला या चाबी? सर चाबी। यानी हमको चाहिए की फंडामेंटल प्रिंसिपल। सर की फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? अयो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब ये मेन बात कर रहा है, कह रहा है कोई भी काम एक्सेप्ट करने से पहले देखो कोई थ्रेट्स तो नहीं आपकी इंडिपेंडेंस पे। अगर थ्रेट्स है डोंट एक्सेप्ट, बट अगर आप सेफगार्ड लगा सकते हो तो सेफगार्ड लगाओ, टू रिड्यूस, टू एलिमिनेट इट और रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, रिड्यूस नहीं कर पा रहे, डोंट एक्सेप्ट द वर्क। यही क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया था। क्लियर है? क्लियर है सर। इस पे भी हमने बैक क्वेश्चन किया था। वो बैक क्वेश्चन में क्या था? वो बैक क्वेश्चन में क्या था सर? इस पे जो हमने बैक क्वेश्चन किया था उसमें ये था, एक अंकल जी थे, उनकी डेथ हो गई। अब उनकी डेथ होने के बाद कंपनी के शेयर्स किसके पास आए? ऑडिटर के पास आए। अब जब ऑडिटर के पास शेयर आ चुके हैं तो वो क्या करेक्टिव एक्शन लेगा? शेयर्स को बेच दो। आप कहीं ना कहीं मार्केट में शेयर्स को बेच दो। सो यू आर सेफगार्डिंग योरसेल्फ। क्लियर है? क्लियर है सर। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अब आ जाओ इंडिपेंडेंस पे। सर इंडिपेंडेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर? असली वाला बताओ ना। हमारा ऑडिटर कैसा हो? इंडिपेंडेंट हो। तो अगर एक फर्म चाहती है कि उसके जितने भी मेंबर्स हैं ये इंडिपेंडेंट रहे, क्या मेंबर्स को बताना पड़ेगा? हाँ सर। तो सबसे पहले कम्युनिकेट द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। फिर देखो इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही, कोई थ्रेट्स तो नहीं आ रहे कोई रिलेशनशिप से, ठीक है सर। प्लस फिर देखो कोई ब्रीचेस तो नहीं है जिससे थ्रेट्स आ रहे हैं। अगर ऐसे थ्रेट्स हैं तो इन थ्रेट्स का क्या करोगे? पहली प्रायोरिटी एलिमिनेट देम, दूसरी प्रायोरिटी रिड्यूस देम। अगर एलिमिनेट और रिड्यूस नहीं कर पा रहे, डोंट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। फिर आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी, और अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर चुके हो विड्रॉ करके पतली गली से निकल जाओ। तो ये कहता है आपने एक्शन लेना है टू एलिमिनेट, रिड्यूस और इफ कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। यानी हम मान के चल रहे आपने एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट करने के बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है तो विड्रॉ करके चले जाओ। फिर एक बेसिक बातें ध्यान रखनी है सर। बेसिक बातें क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहले तो आपने ना हर चीज प्रॉम्प्टली करनी है। कभी कल को कोई थ्रेट दिखता है प्रॉम्प्टली बताओ, कल को कोई ब्रीच दिखती है प्रॉम्प्टली बताओ। और प्रॉम्प्ट के साथ साथ हमने कुछ एनुअल बात की थी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, जब भी आपको कोई सर्कमस्टेंस और रिलेशनशिप दिखते हैं जो थ्रेट क्रिएट करते हैं, प्रॉम्प्टली बताओ। जब भी आपको कोई ब्रीच दिखती है प्रॉम्प्टली बताओ। 2 चीजें प्रॉम्प्टली होगी, बट एनुअली भी कुछ था। एनुअली क्या था? एनुअली क्या था? ईवाई वाली स्टोरी जो आपने बताई थी। हां, मैं एनुअली ईवाई को क्या देता था? इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन। तो तुरंत के साथ एक एनुअली पॉइंट ध्यान रखना सर। एनुअली वाला पॉइंट क्या है? एवरी फर्म पर्सोनल इज रिक्वायर्ड टू गिव अ एनुअल कंफर्मेशन कि उन्होंने इंडिपेंडेंस की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से कंप्लाई किया। क्लियर है पॉइंट? यस सर। फिर हम आ गए अपने फेवरेट टॉपिक्स पे। अब हम आ गए अपने फेवरेट टॉपिक्स पे। कोई भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले क्या देखेंगे? जल्दी से बताओ। कोई भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले क्या देखेंगे?
सारे बच्चे बताओ, मैन विल बी मैन। तो मैंने कहा सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सेकी। सर सेकी का क्या मतलब था? सेकी का मतलब था सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज एंड इंटीग्रिटी। देखो है तो बहुत गलत बात, है तो बहुत गलत बात, बट कहीं ना कहीं इसी से हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो बस इस बात को दिल पे मत लेना, दिमाग में ले जाना। यानी आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, इससे आपके चारों के चारों पॉइंट्स हो जाएंगे। एंड इस पे भी आईसीए ने केस स्टडी पूछ रखी थी और हमने कर ली थी सॉल्व। ठीक है सर। सिग्निफिकेंट मैटर्स इन द करंट ईयर और प्रीवियस ईयर एंगेजमेंट विच हैव इंपैक्ट ऑन कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप। ई का क्या मतलब था? एथिकल रिक्वायरमेंट्स की फर्म एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करे। सी का क्या मतलब था? CCTR, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज किसके पास? फर्म के पास। एंड इंटीग्रिटी किसकी? क्लाइंट और उनके बदमाशों की, क्लाइंट के ओनर्स, मैनेजमेंट एंड TCWG। जी माने जीनियस। क्लियर है सर? अब एक बात बताओ, इंटीग्रिटी कैसे इवेल्युएट करोगे? इंटीग्रिटी कैसे इवेल्युएट करोगे? मैं तो भूल गया। इंटीग्रिटी इवेल्युएट कैसे करेंगे? डारा इसमें क्या था? रेप्यूटेड राहुल, रेप्यूटेड राहुल प्रपोज्ड अंजलि। अंजलि को पता चला उसकी नेचर में बहुत दिक्कतें हैं। सर क्या क्या दिक्कतें हैं? राहुल में बहुत एटीट्यूड है, राहुल इज अ चीटर, प्लस जब हार जाता है तो उसके बाल नोचता है, मतलब बड़ा ही अग्रेसिव लड़का है। एंड कभी कभी मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है, कभी कभी मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी नेचर कैसी है? इनएप्रोप्रिएट है, इसकी नेचर बड़ी ही इनएप्रोप्रिएट है। तो सारे पॉइंट्स एक बार फटाफट रिकॉल करेंगे। हाँ सर। रेप्यूटेड का क्या मतलब है? रेप्यूटेशन ऑफ द क्लाइंट, ओनर्स, मैनेजमेंट, TCWG। प्रपोज्ड का क्या मतलब है? रीजन फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। पुरानी वाली को रीअपॉइंट क्यों नहीं किया? कोई गड़बड़ है क्या? हाँ सर, हो सकता है। फिर उसने उसकी नेचर देखी। नेचर का क्या मतलब था? नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशन। अगर क्लाइंट चरस गांजे का धंधा करता है, क्या हम ये क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एक बात बताओ, एटीट्यूड क्या था? एटीट्यूड किसको लेके? इंटरनल कंट्रोल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एटीट्यूड रिगार्डिंग द अग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली कंप्लाई करने में बिलीव करते हैं? क्या इन्होंने एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट बना रखा है? ये सब चीजें हम इनसे समझेंगे। उसके बाद क्या था सर? एटीट्यूड है, अग्रेसिव है। अग्रेसिव किसको लेके? फीस कम रखने के लिए। अग्रेसिवनेस इन कीपिंग द फर्म्स फी एज लो एज पॉसिबल। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग। क्या क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग में बिलीव करता है या उसमें जुड़ा हुआ है? इस पे भी हमने बैक क्वेश्चन किया था। एंड लास्ट पॉइंट आ जाते हैं सर, क्या? इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है, ठीक है सर। यहां से हमने आज की क्लास शुरू की थी। आज की जब हमने क्लास शुरू करी तो मैंने आपको क्या करवाया सर? आपने ना हमको कंपनीज एक्ट रिवाइज करवाया पूरा। नहीं, काम की चीज। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब भी एविडेंस ना मिले जिसका इंपैक्ट मटेरियल भी है, परवेसिव भी। परवेसिव का मतलब है ये मान लो कि आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एविडेंस नहीं मिला। जब आपको पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एविडेंस नहीं मिला, क्या आप कंक्लूजन दे पाओगे? ना। क्या आप ओपिनियन दे पाओगे? ना। तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी? चुपचाप पतली गली से निकल जाओ। तो जब भी आप विड्रॉ करते हो, रिजाइन करते हो, क्या कंपनीज एक्ट 2013 ने आपको कुछ सिखाया था? हाँ सर। क्या? सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 ने सिखाया था जब भी रिजाइन करेंगे तो फाइल करेंगे ADT3, मैं हो गया फ्री। कितने टाइम में? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। कंपनी को बताओ, उसके मेंबर्स वगैरह को बताओ, सबको बताओ। ROC को बताओ, यानी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताओ। प्लस अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो CNAG को बताते थे। ये बात आपको ऑलरेडी आती थी। अब इसी के रिगार्डिंग इन्होंने क्या कहा? प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए। मतलब जब भी आप विड्रॉ करोगे तो सबसे पहले किसको बताओगे? जिनकी वजह से आपके साथ ये हुआ है, यानी द पीपल हु मेड योर अपॉइंटमेंट। यस और नो? यस सर। दूसरा किसको बताना है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज यानी ROC। आप ROC को बताओ। प्लस आप देखो, क्या मैं सिर्फ ऑडिट छोड़ रहा हूं या क्लाइंट छोड़ रहा हूं? क्या मैं सिर्फ ऑडिट छोड़ रहा हूं या इस पूरे क्लाइंट को छोड़ रहा हूं? यानी हो सकता है क्लाइंट आपसे ऑडिट के अलावा भी बाकी सर्विसेज लेता हो। सो मेक श्योर यू डिसाइड यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एज वेल एज द क्लाइंट रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है सर। ह्यूमन रिसोर्स तो हमारा फेवरेट है, क्योंकि ये तो शुभम सर ने सिखाया ही नहीं, ये तो हम पहले से सीख के आए थे। स्टाफिंग का प्रोसेस आता है, हाँ सर, उसी के रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने। और अच्छा मुझे बात बताओ, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे होंगे सर? कैसे होंगे मतलब एविडेंस की तरह होंगे, सफिशिएंट भी, एप्रोप्रिएट भी। यानी इनमें सफिशिएंट पर्सोनल होंगे, क्वांटिटी होगी। एप्रोप्रिएट का क्या मतलब था? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड सलमान भाई। कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड सलमान भाई। सलमान भाई का क्या मतलब है? कमिटमेंट। कहीं ना कहीं यहां पे कमिटमेंट होनी चाहिए। अब ये जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है बड़े सिंपल है। सबसे पहले तो आप उनको रिक्रूट करके उठा के ले आओ, फिर उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो कि ये कैसे हैं,
क्या ये कॉम्पिटेंट है, क्या ये कैपेबल है? अगर है तो पैसे दे दो, प्रमोशन कर दो, कंपेंसेशन दे दो, प्रमोशन दे दो। जैसी प्रमोशन हो गई करियर डेवलप हो गया, जैसी प्रमोशन हो गई करियर डेवलप हो गया। क्या सारे के सारे पॉइंट्स हो गए? सर सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। अब अगला पॉइंट आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, इस रायते के हिसाब से चलेंगे या इंटरकनेक्शन के हिसाब से? इंटरकनेक्शन के हिसाब से। तो पहले इंटरकनेक्शन पे आ जाओ। हमारे ऑडिट में क्या होता है सर? ऊपर वाले लोग डायरेक्ट और सुपरवाइज करते हैं, नीचे वाले लोग परफॉर्म करते हैं। सो डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड परफॉर्म। अब जो मैं परफॉर्म करूंगा ऑडिट प्रोसीजर, उससे मुझे क्या मिलता है? ऑडिट एविडेंस। जो भी मैं परफॉर्म करूंगा क्या मुझे उसको डॉक्यूमेंट करना है? यस सर। एंड हो सकता है काम करते करते मुझे दिक्कतें आए, तो मैं क्या करूंगा? विद इन द फर्म कंसल्टेशन लूंगा, सीनियर से कंसल्टेशन लूंगा, और हो सकता है एक्सटर्नली भी कंसल्टेशन लेनी पड़ जाए। तो आपने कहीं ना कहीं कंसल्टेशन लेनी है। अच्छा, कौन से मैटर्स पे कंसल्टेशन लेते थे? आसान चीजों पे या डिफिकल्ट चीजों पे? डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर्स। जो हमारे डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर्स होते थे उन पे हम कंसल्टेशन लेते थे। एंड लास्ट में जब इतनी मेहनत कर ली तो ऑडिट रिपोर्ट अच्छी बनेगी या बेकार? अच्छी। यानी लास्ट में बस आपने देखना है ऑडिट रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टेंसेस, यानी आपकी ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन है वो सही है। ठीक है, ठीक है सर। एक बार फटाफट सारे पॉइंट देख लें। हाँ सर, इंगेजमेंट पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस, क्योंकि इसी बंदे ने ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना है, ओपिनियन देना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस एज पर द पीआरएल रिक्वायरमेंट। पीआरएल मतलब पीआरएल क्या था? पीआरएल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है सर वो क्या? कि जब हम परफॉर्मेंस करेंगे तो क्या मिलेगा? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। तो एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा कि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला है। एविडेंस पे क्या निकालते हैं? कंक्लूजन। कंक्लूजन पे क्या निकालते हैं? ओपिनियन, जो ऑडिट रिपोर्ट में जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? इतनी मेहनत करिए, इसको डॉक्यूमेंट तो कर, ताकि कल को कोई रिव्यू करे तो पता तो रहे कि तुमने काम ठीक से किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करेगा बिफोर द इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। दिक्कतें आई थी? हाँ। कंसल्टेशन वाली बात लिखी? नहीं, लिखो। इंश्योर एप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस ऑन डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर। कंसल्टेशन कहां होगी? विद इन द टीम, विद इन द फर्म एंड आउटसाइड द फर्म। जैसे जैसे लेनी है आप कंसल्टेशन ले सकते हो। लास्ट पॉइंट क्या आएगा सर? लास्ट पॉइंट क्या आएगा? ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, रिस्पॉन्सिबल टू चेक दैट द ऑडिट रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। ऑसम, ऑसम। अब सर इसके बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, EQCR फॉर लिस्टेड एंटिटीज। ये क्या था? जल्दी से बताओ। EQCR फॉर लिस्टेड एंटिटीज क्या था? सर लिस्टेड एंटिटीज के केस में ना एंगेजमेंट पार्टनर को बड़ी टेंशन रहती है। ये बेचारा काफी घबराया जाता है कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट गलत हो गई तो शेयर होल्डर्स को नुकसान हो जाएगा। हाँ सर, ये बेचारा बड़ा डरा रहता है। तो ये क्या चाहता है? ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने से पहले किसी सीनियर बंदे का सेकंड ओपिनियन ले ले। किसी सीनियर बंदे का सेकंड ओपिनियन ले ले कि मैंने जो ऑडिट किया है इसमें जितनी भी सिग्निफिकेंट चीजें हैं वो सही थी कि नहीं। तो इंगेजमेंट पार्टनर के पास 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब भी ये लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करता है। क्या? पहले तो ही विल इंश्योर EQCR इज अपॉइंटेड। ये खुद अपॉइंट नहीं कर सकता, ये इंश्योर करेगा दैट पर्सन इज अपॉइंटेड। ठीक है सर। दूसरी चीज क्या थी? जब वो आया तो उसके साथ नॉर्मल बातें डिस्कस नहीं करेगा, सिग्निफिकेंट बातें डिस्कस करेगा, डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर। एंड लास्ट में ये इंश्योर करेगा ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट साइंड, इट इज नॉट डेटेड, जब तक कि EQCR कंप्लीट ना हो जाए। तो बस आपने 3 बातें ध्यान रखनी है सर। क्या? सबसे पहले इंश्योर करेगा EQCR इज अपॉइंटेड, जब अपॉइंट हो गया तो उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? भूल गए? नहीं भूले। ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी डेटेड, इट शुड नॉट बी साइंड अनलेस योर EQCR इज कंप्लीटेड। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। ये सारी बातें हमको समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, इसके बाद हमने एक पॉइंट और किया था। क्या? अगर कल को ऑडिट एंगेजमेंट में मतभेद हो जाती है सर, अगर कल को ऑडिट एंगेजमेंट में मतभेद हो जाती है, मतभेद का क्या मतलब है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर क्या लिखोगे? जल्दी से बता दीजिए। व्हाट विल बी योर आंसर टू दिस? इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हाउ विल यू डील विद इट? सिर्फ 3 वर्ड का आंसर है, सिर्फ 3 वर्ड का। जल्दी से बताओ। वेरी गुड। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, यानी जैसा फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर कहेंगी चुपचाप वैसे वैसे हम काम कर देंगे। मैं बताऊं ना, मैं आज पक्की बात है भगवान को बढ़िया वाला प्रसाद चढ़ा के आऊंगा सर। क्यों? इतने अच्छे स्टूडेंट्स दिए ना, मतलब मैं सच्ची बोल रहा हूं, दिल से आ रही है बात। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, यू पीपल आर अमेजिंग।
ठीक है, तो ये कहता है सिग्निफिकेंट जजमेंट डिस्कस करेंगे। रिव्यू कितना होगा ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क, ये बात आप बस रीड कर लेना। क्या रिव्यू करने से हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है एज ए एंगेजमेंट पार्टनर? मैंने कहा नहीं, कभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। अगर आप एंगेजमेंट पार्टनर हो, आप साइन कर रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। बस रिव्यू करने से गलत ओपिनियन की रिस्क कम हो जाती है। दैट्स इट सर। जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा इन सब में, तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के हिसाब से चलना है। अब तो भाई साहब मरियल बातें रह गई है, अब तो एकदम मरियल बातें रह गई हैं। सर जल्दी से बताओ, क्या मेरा ऑडिट कंप्लीट हो गया? सर कंप्लीट हो गया, पूरी डॉक्यूमेंटेशन मैंने बना ली है, क्या मेरे को इसको असेंबल करना है? हाँ। ऑडिट रिपोर्ट से पहले असेंबल करना है या उसके बाद भी असेंबल करूं चलेगा? कह रहे उसके बाद भी एक फोल्डर में असेंबल करो चलेगा। कितनी बाद? 60 दिन बाद। आप इनको 60 दिन तक असेंबल कर सकते हो, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर ये ऑडिट का तो ठीक है, बाकी इंगेजमेंट के लिए कोई ऐसा 60 डेज दिया है? मैंने कहा नहीं, जो बाकी इंगेजमेंट्स हैं अदर केसेस, उसमें ऐसी कोई 60 डेज नहीं है, तो जैसा आपको अप्रोप्रिएट लगे वैसे आप कर सकते हो। ओके सर। जब आप इसको असेंबल कर रहे हो, मम्मी को बोला है चीज को ना संभाल के रखना, तो वो कॉन्फिडेंशियल तो रहेगी, इंटीग्रिटी भी रहेगी, यानी उसमें कुछ गलत नहीं होगा। बट एक बात बताओ, जब उस चीज की जरूरत पड़े तो क्या हम उसको एक्सेस कर सकते हैं? हाँ सर। तो ये 3-4 क्वालिटीज होनी चाहिए। इट शुड बी व्हाट? कॉन्फिडेंशियल, इट शुड बी सेफ, इट शुड हैव इंटीग्रिटी, प्लस जरूरत पड़ने पे एक्सेसिबल हो, आप उसको रिट्रीव कर सको, रिस्टोर कर सको। ये बेसिक बात ध्यान रखनी है। ठीक है सर। फिर ये कहता है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? आप बताओ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी? ऑब्वियसली ऑडिटर की। बट अगर वो चाहे, ही मे एट हिज डिस्क्रिशन मेक सम पोर्शंस अवेलेबल टू द अदर पार्टी। सर एक बात बताओ, जब भी मैं ये अवेलेबल कर रहा हूं, मुझे 2 चीजों को किसका ध्यान रखना है? कल को कोई मेरे पे उंगली ना उठाए कि आपने काम ठीक से नहीं किया, यानी इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। ठीक है, प्लस इट शुड नॉट अफेक्ट योर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कैसे अफेक्ट हो रही थी? कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये आपकी इंडिपेंडेंस को भी अफेक्ट ना करे। फिर एक बात बताओ सर, ये जो डॉक्यूमेंटेशन हमने 60 दिनों में कंपाइल करी है, इसका साथ कब तक देना है? 7 साल तक। 60 दिनों में जिसको आपने कंपाइल किया, उसको आपने 7 साल तक, कहीं ना कहीं 7 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इस तक आपने रिटेन करके रखना है। ये 7 साल कब शुरू होंगे? ऑडिट रिपोर्ट से या ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट से, अगर ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट की डेट लेटर है। ठीक है सर। अब सर मॉनिटरिंग में आपने क्या बताया था? कुछ भी नहीं है, एकदम मरियल टॉपिक। क्या था मॉनिटरिंग में? जितनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर तुमने एसक्यूसी में बनाई है, ठीक है, एक फर्म ने, वो सब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, बस इतनी सी बात मॉनिटर करनी है। लास्ट में कहता है कुछ चीजें डॉक्यूमेंट कर लेना। क्या? ICCC, क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है? जितने इश्यूज आए उनको कैसे रिजॉल्व किया, प्लस आपने जो भी कंक्लूजन निकाले किसके ऊपर? एथिकल रिक्वायरमेंट के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर, सेकी के ऊपर, ये सब आपने बातें करनी है। एंड आखिरी में कहता है जो भी कंसल्टेशन के कंक्लूजन थे, ये सब डॉक्यूमेंट कर लेना। बस ये बेसिक बातें ध्यान रखना। एंड लास्ट में एक बात बोलूं, पता है क्या? चुपचाप बस ऐसी मेहनत करते जाओ। चुपचाप का क्या मतलब है? एकदम साइलेंस में। इसी तरह बस चुपचाप मेहनत करते जाओ। एंड ध्यान देना, जब आपकी इंटर का रिजल्ट आएगा ना, हाँ, वो जो ब्लू या पर्पल, पता नहीं कौन सी वेबसाइट से तुम डाउनलोड करोगे, वो जब मार्कशीट दिखेगी ना लिंक्डइन पे, उस दिन सबको पता चल जाएगा ये जो लड़का था, ये जो लड़की थी, इतने महीने से क्या कर रहे थे ये। दैट विल मेक द नॉइस, दैट विल मेक द पीपल बिलीव दैट यू हैव गॉट द पावर इन यू। बस इसी तरह लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, खुशी से पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। जस्ट मेक श्योर जो भी चीजें आज हमने क्लास में सीखी, ये जो पूरा ऐसे था, इसको एक बार आप फटाफट रिवाइज कर लो। बाकी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में करके चलेंगे। लगे रहो सर। पर्पल मार्कशीट आएगी। हाँ, पर्पल मार्कशीट पे पास लिखा होगा और ऑडिट में पक्का एग्जामिशन रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है तुम पे। ठीक है, लगे रहो। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी गुड। कितने प्यारे बच्चे हैं, खुद ही बता रहे हैं सर क्वेश्चन ऑफ द डे तो दिया ही नहीं आपने। क्वेश्चन ऑफ द डे में तुम क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? सर क्या करें यार, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं ना क्वेश्चन ऑफ द डे देने लायक। एक छोटा सा क्वेश्चन दूं? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 6 करके आ जाओ। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 6 करके आ जाओ, मुझे लगता है इतना काफी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 या 6, 4 और 6 दोनों कर लो, मैं तो कह रहा हूं 4 और 6 कर लो, दोनों छोटे क्वेश्चन है, एक ही पेज में हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। लगे रहो, अगली क्लास में मिलते हैं।